हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अंदर वीडियो ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रूविंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन हाइगेंस प्रिंसिपल। मतलब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल सिद्धांत का प्रयोग करके हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने एक जेड जेड डैश एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाया हुआ है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऊपर और नीचे के मीडियम को सेपरेट करता है। मैं मान के चलता हूं कि ये वाला मीडियम आपका रेयरर है, रेयरर, और नीचे वाला डेंसर है। क्लियर स्टूडेंट? रेयरर को आप लोग हिंदी में विरल माध्यम कहते हैं, डेंसर को आप सघन माध्यम कहते हैं। आपको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि जो इस रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होती है, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट ज्यादा स्पीडली ट्रेवल करता है। तो इसमें मैं मीडियम में लाइट की स्पीड को मैं v1 मानता हूँ और डेंसर मीडियम में मैं इसको v2 मानता हूँ। क्लियर है? और आप कह रहे हो कि रेयरर मीडियम में स्पीड डेंसर मीडियम से ज्यादा होती है, सो वी कैन राइट इट v1 इज ग्रेटर देन v2। v1 इज ग्रेटर देन v2। क्लियर है? अब आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट पैरेलल इस जेड जेड डैश पे फॉल कर रहा है, उसका ये ए पॉइंट सबसे पहले अप्रोच करेगा हमारे इस सरफेस पर, और ये जो बी पॉइंट है इसका, यानी कि इस वेव फ्रंट का जो बी पॉइंट है, वो सबसे लास्ट में यहाँ पे अप्रोच करेगा किसी एक अदर पॉइंट में ले रहा हूं जिसका नाम है बी डैश। ओके, यानी ए पॉइंट पहले इसको स्ट्राइक करेगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये देख रहे हैं यहाँ और पॉइंट्स हैं, वैसे वैसे यहाँ यहाँ स्ट्राइक करते चले जाएंगे। मतलब ए पहले स्ट्राइक करेगा, उसके बाद और जो इसके ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो धीरे धीरे वन बाय वन यहाँ पे पार्टिकल स्ट्राइक करते जाएंगे और लास्ट में बी बी डैश को स्ट्राइक करेगा। क्लियर है? लेकिन सबसे पहले यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स अपना रिफ्रैक्शन शो करेगी, यानी कि यहाँ से रिफ्रैक्शन शो करके इस मीडिया को चेंज कर जाएगी। तब तक कि उसी टाइम में ये बी से बी डैश तक ट्रेवल करता रहेगा। तो मैं एक टाइम मान लेता हूँ टी, कि टी टाइम में ये काम हो रहा है हमारा। ओके, तो जो टी टाइम मान लूंगा तो डिस्टेंस की स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया बी से लेके बी डैश तक v1t। सिमिलरली अब यहाँ से v2t, जिस तरह से यहाँ v1t लिया है उसी तरह से यहाँ v2t डिस्टेंस में ये आपका मीडियम चेंज करके आगे अप्रोच कर जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको रेडियस मानूंगा, सेंटर मानूंगा, और v2t का रेडियस लगा के एक आर्क लगा दूंगा। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सेंटर लेके एक v2t डिस्टेंस का रेडियस का एक आर्क लगाता हूँ, ये इस तरीके से। क्लियर है? और अब इस आर्क पे इस बी डैश का एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए आप, इस तरीके से, जिससे आपको एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। इस वेव फ्रंट का नाम रहेगा रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। क्लियर है? अब आपको पता है कि वेव फ्रंट से रेस खींचना आसान है कि ये वेव फ्रंट है और ये रेस हमेशा कैसे परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? तो आराम से आपको रिफ्रैक्टिंग रेज यहां से मिल जाएंगी। सो अब हम यहां से परपेंडिकुलर रेज ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने आर्क लिया है जिसके ऊपर ये वेव फ्रंट क्रिएट हुआ है, इस पे रिफ्रैक्टिंग रेज खुद ही परपेंडिकुलर आ गई है, और सिमिलरली आपकी परपेंडिकुलर रेज यहां से आ जाएंगी। क्लियर है? तो ये दोनों जो रेज है ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सा रे है स्टूडेंट? रिफ्रैक्टेड रेज। और ये जो था आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रेज। ठीक है, हिंदी में इसको आपतित किरणें कहते हैं, इसको परावर्तित अपवर्तित किरणें कहते हैं। ठीक है, और ये जो वेव फ्रंट आपका पैदा हुआ है या जो उत्पन्न हुआ है इसे कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है वेव फ्रंट, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स में मैं बहुत एक नॉर्मल सा एक ज्योमेट्री अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब आप यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, आपको पता है कि ये इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाएगा? आई बनाएगा। क्लियर है? तो सिमिलरली ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब ये आई तो बन चुका है हमारा, तो यहाँ पे आपको पता है इस नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे है एंगल कितना क्रिएट करेगा? आर। क्लियर है? और आपको पता है कि जब ये आर हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो 90 होता है, ये वाला 90 माइनस आई हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ आपको, ये एंगल आपका कितना होगा? 90 माइनस आई, 90 माइनस आर, सॉरी। ठीक है, ये वाला एंगल। और ये वेव फ्रंट पर, ये वेव फ्रंट के ऊपर ये एंगल आपका 90 बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा आपका? 90 बनेगा। तो इसका मतलब प्लस 90 ले लीजिए आप।
क्लियर है, यानी कि ये हो गया आपका 90 माइनस आर, ये आपका 90 है, और ट्राइंगल में 180 का एंगल ही होता है टोटल। ठीक है, तो इस पूरे एंगल को जितना आया, ये दो एंगल है ना, इस एंगल को आप 180 में से अगर आप घटा दीजिए तो 90 और 90 क्या होता है, 180 होता है। तो 180 माइनस 180 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका कट गया, तो सिर्फ आपके पास क्या बच रहा है, आर। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये वाला एंगल आपका कितना होगा, आर होगा। क्लियर है, एक मैंने नॉर्मल ज्योमेट्री आपको बताई, उस ज्योमेट्री से आपको ये समझ में आ गया कि ये एंगल कितना होगा, आर होगा। क्लियर है, और ये डिस्टेंस स्टूडेंट मैंने पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया था, कितना है आपके पास, v1t। v1t क्यों है v1t, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली इसका डिस्टेंस कितना होगा, v2t, क्योंकि इस मीडियम के अंदर जो हमारा ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से कर रहा है, तो मैं यहां लिखता हूं v2t। क्लियर है, समझ में आ गया। ये टी इज इक्वल टू जीरो का कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट कि मैंने टाइम की काउंटिंग यहाँ से शुरू की है, जब इसको स्ट्राइक किया तो मेरा टाइम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी रहा, और शुरुआत में जब ये फॉल किया था तो उस समय टाइम जीरो था। क्लियर है, अब स्टूडेंट्स हम एक नॉर्मल ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में, ए बी बी डैश और ए सी बी डैश। ये जो ट्रायंगल एक ऊपर दिख रहा है, एक ट्रायंगल जो नीचे दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में एक नॉर्मल ज्योमेट्री हम अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हम साइन आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, दोबारा बता रहा हूं मैं, साइन आई इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए ट्रायंगल यहां सेलेक्ट करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, एंड नीचे वाला ट्रायंगल ए सी बी डैश। ओके, सो स्टूडेंट ट्राइंगल जो आप ऊपर देख रहे हैं ए बी बी डैश, इसके अंदर हम लोग वैल्यू निकालते हैं साइन आई की, तो मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल कैलकुलेट साइन आई। ओके, तो साइन आई का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को लंब बटा कर्ण भी बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है लंब बटा कर्ण। तो ओके स्टूडेंट, साइन आई में आपका परपेंडिकुलर v1t, क्योंकि आपको पता है एंगल के जो सामने होता है जो, उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये ए से लेके बी तक ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्लियर है, तो इक्वल टू v1t डिवाइडेड बाई ए बी डैश, या यहां से लेकर जो ये दिख रहा है आपको ए बी डैश नंबर 1। क्लियर है, अब सिमिलरली हम इस ट्राइंगल में आएंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी डैश एंड सी, ये जो ट्राइंगल नीचे का दिख रहा है, इसमें हम साइन आर निकालेंगे। सिमिलरली आर के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। क्लियर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रूल अप्लाई कर देंगे। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण, तो इस ट्राइंगल के अंदर लंब आपका v2t पड़ जाएगा, v2t, एंड डिवाइडेड बाय सिमिलरली ए बी डैश नंबर 2 इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने इस ट्राइंगल में साइन आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इस वाले ट्राइंगल में हमने साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम इन दोनों रेशियोज को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों रेशियोज को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ द रिलेशंस। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू v1t डिवाइडेड बाई ए बी डैश टोटल डिवाइडेड v2t डिवाइडेड बाई ए बी डैश, जिसमें आपका ए बी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ये v1t और v2t बचेगा। दिस इक्वल टू v1t डिवाइडेड बाई v2t, अभी t से t भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास है v1 अपॉन में v2। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू आ गई v1 अपॉन v2। या आप पहले से जानते हो कि v1 अपॉन v2 क्या है, v1 स्पीड आपका फर्स्ट मीडियम में, v2 स्पीड आपका सेकंड मीडियम में। तो ये एक कांस्टेंट होता है जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है, v1 अपॉन v2 तो होता है ना। तो इसको आप लिख देंगे कांस्टेंट, क्या लिख देंगे इसको, कांस्टेंट, या फिर इसको लिख देंगे आप n। ठीक है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है, n या म्यू, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n। सो वी कैन राइट इट n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इस तरह से आपने इस लॉ को प्रूफ किया, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर स्नेल्स लॉ प्रूव होता है। बेसिकली जो अभी आपने प्रूव किया है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है आपने। कौन सा पार्ट प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम, ऑफ दिस लॉ, यूं कह सकते हैं। क्लियर हो गया, अब सेकेंड पार्ट हम देखते हैं
सेकंड पोर्शन को स्टूडेंट समझने के लिए आप ये देखिए कि ए बी क्या था, इंसिडेंट वेव फ्रंट, मैंने यहाँ नाम लिखा भी हुआ है, इंसिडेंट वेव फ्रंट यानी आपतित तरंगाग्र। उसी तरह से आपका ये बी डैश सी जो था ये परावर्तित तरंगाग्र, मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट। और ए से लेके ये बी डैश यानी ए बी डैश ये आपका सरफेस है। ठीक है, ये तीन नाम मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। और ये तीनों के तीनों जो जो ए बी और ये ए बी डैश और ये आपका जो आ रहा है बी डैश सी, ठीक है, यानी ये वेव फ्रंट और ये सरफेस, ये तीनों के तीनों इस पूरे कॉपी के परपेंडिकुलर होंगे। कॉपी ये जो कॉपी पे मैंने ये सारा बताया है उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं। ये लिखा है मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ए बी, आप ये भी देख पा रहे हैं, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बी डैश सी ये रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट है। और बीच में जो ये आप सरफेस देख रहे हैं इसका नाम था सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको पता है कि तीनों के तीनों यानी कि ये ए और ये यानी कि दिस वेव फ्रंट और ये आपका इसी प्लेन जिस कॉपी के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस प्लेन पे उसी प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। ये सारे के तीनों इस कॉपी के प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर, ऑल थ्री सर्फेसेस आर परपेंडिकुलर टू दिस कॉपी या जिस प्लेन पे मैं आपको टीट कर रहा हूं। बट ये पी से जो ये रेज है आपके पी बी वो परपेंडिकुलर इस वेव फ्रंट के है, यानी कि पी बी इज परपेंडिकुलर, PB is perpendicular to this wavefront AB. ओके, नंबर वन। सिमिलरली आपके रिफ्रैक्टेड रे देख रहे हैं B डैश क्यू इज परपेंडिकुलर टू दिस वेवफ्रंट B डैश C, नंबर टू। एंड ये जो आपका नॉर्मल ड्रॉ किया गया है एन एन डैश इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो कौन सा सरफेस, ये ए बी डैश नंबर थ्री। ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि ये रे और जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है और आपका ये नॉर्मल, ठीक है, ये इन तीनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका इंसिडेंट रे है और आपका ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ठीक है, वो आपका एक प्लेन में हो सकता है, वो एक प्लेन में ही होगा, तभी इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या निकलता है हमारा, इंसिडेंट रे, ओके, रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल, यानी कि पीबी और ये पी डैश क्यू और नॉर्मल एन एन डैश आर इन सेम प्लेन, क्लियर हो गया, तो ये आपका सेकंड पोर्शन है। तो पहले पोर्शन में आप लोगों ने क्या प्रूव किया, पहले पोर्शन में आप लोगों ने प्रूव किया साइन आई बाई साइन आर का रेशियो हो गया होता है, कांस्टेंट होता है, स्नेल्स लॉ को ये डिसाइडेड करता है और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिस लॉ है। लेकिन जब आप सेकंड पोर्शन प्रूव करते हैं तो इसमें आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, यानी कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल एक प्लेन में ही होंगे, उसका ये लॉजिक मैंने क्रिएट कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप लोग इस तरीके से इसका पोर्शन आप पूरा लिखिए, ठीक है, और सेकंड पोर्शन में आप इस तरह से लिखने की कोशिश करें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।